यह प्रस्तुति एक पुस्तक श्रृंखला से तैयार की गई है जिसका शीर्षक है भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन और रूसी क्रांति के सबक, रूसी क्रांति के 100 साल श्रृंखला की आखिरी कड़ी। अब विचारणीय विषय है कि कम्युनिस्टों के खिलाफ ब्रिटिश साजिश में भारत के बड़े पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों की भूमिका क्या थी। केंद्रीय असेंबली में इन लोगों ने इन दमनकारी कानूनों का विरोध किया था। उन्होंने भांप लिया था कि सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल को विदेशी कम्युनिस्टों को भारत आने से रोकने के लिए लाने का दावा कर रही है, लेकिन उसके निशाने पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता आए बिना नहीं रहेंगे। पूर्ण स्वराज और समाजवाद की बात करने वालों पर इसकी गाज गिर सकती है। इसलिए पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था, यह वस्तुतः खुद भारतीयों के खिलाफ, राष्ट्रवादियों और मजदूर पंथियों के खिलाफ है। इस तरह के व्यापक विरोध के फलस्वरूप यह बिल विधानसभा में गिर गया। इसी बीच 20 मार्च 1929 को सारे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मेरठ षड्यंत्र केस की तैयारी चल रही थी। उस समय ब्रिटिश सरकार को चेताते हुए मोतीलाल नेहरू ने पूछा था कि क्या विचारों को रोकने के लिए आप कांटेदार तार लगा सकते हैं, कृत्रिम दीवारें खड़ी कर सकते हैं। अपने ही सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि वे दिन लद गए हैं जब आप ऐसा कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण था कि कम्युनिस्टों के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए थे। वे लोग जिनसे मेरा परिचय हुआ है मतों के, निस्संदेह दृढ़ मतों के आदमी हैं, लेकिन वे ऐसे आदमी हैं जिनमें दृढ़ विश्वास का साहस है। इतने उत्तम विचार व्यक्त करने वाले नेताओं का समूह व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। इतिहासकार अयोध्या सिंह ने मुजफ्फर अहमद के हवाले से भारत का मुक्ति संग्राम में उल्लेख किया है कि जब सब अभियुक्त दौरा अदालत के सुपुर्द किए जाने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस नेताओं का बड़ा शर्मनाक प्रस्ताव लेकर अभियुक्तों के पास आए थे। उन्होंने कहला भेजा था कि भावी सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से कांग्रेस उनके मुकदमे पर अब ध्यान नहीं दे सकेगी। अतः दौरा अदालत के मुकदमा शुरू होते ही सब अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लें। इससे उन्हें हल्की सजा देकर मुकदमा जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। सभी अभियुक्तों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। याद करने की बात है कि जवाहरलाल नेहरू AITUC के झरिया अधिवेशन यानी दिसंबर 1928 में उसके अध्यक्ष चुने गए थे और यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस कार्रवाई की आंच उन तक पहुंच सकती है। इस संगठन के उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद और सहायक सचिव डांगे गिरफ्तार हो चुके थे। अंग्रेजों ने मान लिया था कि जवाहरलाल नेहरू के जोशीले शब्द साम्राज्यवाद का नाश करना, राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी, कॉमनवेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी विश्व संघ की स्थापना जैसी घोषणाएं महज शब्द जाल हैं। इसलिए अपने दमन की धार उन्होंने पूरी तरह कम्युनिस्टों के खिलाफ केंद्रित कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू दलाल पूंजीवाद के लाक्षणिक प्रतिनिधि थे, जो जरूरत के अनुसार एक ही झटके में क्रांतिकारी जुमला से प्रतिक्रांतिकारी व्यवहार में रंग बदलने में माहिर थे। अयोध्या सिंह जैसे इतिहासकारों ने उनका चित्रण राष्ट्रीय पूंजीपति के प्रतिनिधि के तौर पर किया है, जो लेनिनवादी विश्लेषण से मेल नहीं खाता। अयोध्या सिंह खुद इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि इन अभियुक्तों की मदद में कांग्रेस के नेतृत्व में गठित मेरठ डिफेंस कमेटी भंग हो गई थी और सहयोग के लिए इन्हें खास तौर पर ब्रिटेन व अन्य देशों के मजदूरों पर निर्भर करना पड़ा था। दुनिया भर के मजदूरों और उनके पक्ष में खड़े बुद्धिजीवियों के दबाव में इस केस में सजा कम कर दी गई। इन अभियुक्तों के पक्ष में अपील करने वालों में उस समय के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का नाम
सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर अपील की थी कि इन अभियुक्तों पर से केस हटा लिया जाए। इन तथ्यों के आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता ब्रिटिश परस्त नहीं होकर सन यात सेन की तरह सुसंगत साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय पूंजीवाद के प्रतिनिधि थे। इनके असहयोग के बावजूद इस केस के अभियुक्त 3-4 वर्षों में ही मुक्त हो गए, तो इसलिए कि सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद यहां मूर्त रूप धारण कर इनके पक्ष में खड़ा था। इसका प्रभाव इनके आत्मविश्वास पर पड़ा। पार्टी के स्थापना सम्मेलन के पहले जो डांगे गांधी और लेनिन का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, वे न्यायालय में वक्तव्य देते समय मार्क्सवाद में रंगे नजर आए। इस रंग को परखने के लिए उनके वक्तव्य का अंश उद्धृत करना बेहतर होगा। भारत के कम्युनिस्टों का तात्कालिक लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना है। यह गांधीवाद से विच्छेद का सूचक है। इससे ज्यादा सारगर्भित बयान मुजफ्फर अहमद का था, जो कहते हैं, हमारी पार्टी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम में पूरा विश्वास करती है और उनका प्रचार अवस्था अनुसार जितनी अच्छी तरह किया जा सकता है करती है। वे यानी मजदूर और किसान राज्य के वर्तमान रूप को चूर चूर कर देंगे और उसके स्थान पर वास्तविक जनसत्ता के यंत्र यानी सोवियत पर आधारित मजदूरों किसानों का गणतंत्र स्थापित करेंगे। गंगाधर मोरेश्वर अधिकारी ने भारतीय जनता की लूट खसोट के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं सवाल करता हूं कि सामाजिक अपराधी कौन है? खून के प्यासे साम्राज्यवादी जिन्होंने सारे महादेशों में विध्वंस लीला की, जिन्होंने खून और आतंक का राज कायम किया, जिन्होंने इन महादेशों के करोड़ों श्रमजीवियों को बेहद गरीबी और असहनीय दास्ता में ला पटका है और जो वहां के जनगण को सामूहिक तौर पर नेस्तो नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं, या कम्युनिस्ट अपराधी हैं जो सारी दुनिया के श्रमजीवी जनगण की क्रांतिकारी शक्तियों को गोलबंद करने और उसे निर्दय दमन और पाशविक शोषण पर आधारित इस अभागी व्यवस्था के विरुद्ध झोंक देने पर, उसे ध्वंस कर देने पर तथा उसकी जगह नई व्यवस्था की रचना करने पर तथा इस तरह मानव समाज और उसकी सभ्यता को महाविनाश से, जिसकी तरफ वह निस्संदेह बढ़ रहा है, बचाने पर तुले हैं। इस मुकदमे के सामाजिक अपराधियों के सरकारी प्रतिनिधि अभियोग पक्ष की कुर्सियों पर बैठे हैं। मेरठ कोर्ट ने इन अभियुक्तों को कठोर और लंबे कारावास यानी काला पानी की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील के बाद यह सजा कम हो गई। कई लोग बरी कर दिए गए और मुख्य नेताओं की सजा घटाकर 3 साल, 2 साल या 1 साल कर दी गई। परिणाम स्वरूप सभी 3 अगस्त 1933 को मुक्त कर दिए गए। उसके बाद पार्टी का पुनर्गठन हुआ और उसमें नवजीवन का संचार हुआ। पार्टी के पुनर्गठन का मामला सिर्फ इस हद तक था कि सभी नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद अलग अलग प्रांतों के संगठन क्षेत्रीय दायरे में सिमट गए थे। इसलिए पहला काम इन्हें फिर से एक दूसरे से जोड़ देना था और यह काम अपेक्षाकृत आसान था। इससे बड़ा दूसरा काम था बदलती विश्व परिस्थिति के अनुसार संगठन की कार्य पद्धति और आंदोलन की दिशा में बदलाव। इस बदलाव का केंद्र कमिंटर्न था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पहली पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप स्थानीय दायरों में कार्यरत ग्रुपों के बीच कलकत्ता ग्रुप ने कमिंटर्न को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि दिशा निर्देश के लिए पत्र जारी किया जाए। संभवतः इसी आग्रह पर 2 पत्र आए थे। 3 पार्टियों यानी ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और चीन का साझा पत्र मई 1932 तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र जुलाई 1933 को आया। पहले पत्र में 3 पार्टियों की ओर से प्रस्तावित 2 सुझावों को हम यहां उद्धृत करेंगे। उनका पहला सुझाव था कि वर्तमान में पूंजीवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके वाम हिस्से
बोस, कंडालकर, रॉय आदि को स्वतंत्रता संघर्ष के गद्दार के रूप में बेनकाब करके विश्वासघाती पूंजीवादी प्रभाव से सर्वहारा को मुक्त किया जा सकता है और उसे एक सक्रिय राजनीतिक शक्ति से जन आंदोलन के बल पर नेतृत्वकारी शक्ति में बदला जा सकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय सुधारवादियों के खिलाफ समझौता विहीन संघर्षों के आधार पर स्वतंत्रता संघर्ष में सर्वाधिक सक्रियता पूर्वक और ओजपूर्ण ढंग से शिरकत करे। एम.एन. रॉय के संकीर्णतावाद और अतिक्रांतिकारिता के आरोप का खंडन करते हुए पत्र कहता है कि कम्युनिस्टों के खिलाफ संकीर्णता का यह आरोप वस्तुतः उन्हें राष्ट्रीय सुधारवाद के प्रति उनके बोल्शेविक गैर समझौतावाद, शोषण की साम्राज्यवादी सामंती व्यवस्था के प्रति उनकी घृणा, साम्राज्यवादी शासन को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने की खातिर मेहनतकश जन समुदाय को दृढ़तापूर्वक और निरंतर तैयार और गोलबंद करने के लिए उनको दोषी ठहराना है। इससे कम्युनिस्ट पार्टी के पुनर्गठन के दौर में उभरी वैचारिक राजनीतिक बहस की एक झांकी मिल जाती है। इस झांकी के दूसरे पक्ष की चर्चा भी उतना ही प्रासंगिक है। इसमें भारत में साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के संगठन की बुनियादी कमजोरी उजागर होती है और यह कमजोरी ऐतिहासिक विरासत के रूप में मजदूर आंदोलन को भी प्रभावित करती है। भारतीय कम्युनिस्टों के नाम अपने पत्र में चीनी कम्युनिस्टों ने कई सुझाव दिए थे, जिनमें दो खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। पहले सुझाव का संबंध भारत के घरेलू पूंजीपतियों की जन्मजात कमजोरी से है, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस पर चीनी कम्युनिस्टों के विचार इस प्रकार थे। भारत में पूंजीपति वर्ग की कमजोर स्थिति के कारण सभी शक्तियों को लेकर बनने वाले राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की कार्यनीति साम्राज्यवाद विरोधी कृषि क्रांति की प्रारंभिक मंजिलों में लागू नहीं की जा सकती। भारत में तो केवल मजदूरों और निम्न पूंजीपति वर्गों के बुनियादी जन समुदाय के क्रांतिकारी खेमे के निर्माण की नीति का ही सवाल पैदा होता है। निश्चय ही इसका मतलब जन समुदाय का खेमा है, महज नेताओं का तालमेल नहीं है। बोल्शेविक नीति का सार है कम्युनिस्ट पार्टी के स्वतंत्र वर्ग चरित्र को सुरक्षित रखना और उसे मजबूत बनाना, निम्न पूंजीवादी समुद्र में विलीन हो जाने से बचना, जन समुदाय के ऊपर पूंजीवादी प्रभावों को नष्ट कर देना और साथ ही मजदूरों, किसानों और शहरी निम्न पूंजीपतियों का संयुक्त मोर्चा बनाना। स्वाधीनता, जमीन और आजादी के लिए चलने वाले आंदोलन पर नेतृत्व के लिए संघर्ष चलाते हुए हर किस्म की अस्थायी सहयोगी शक्तियों का उपयोग करना। संयुक्त मोर्चा की राजनीति में इस तरह के बारीक संतुलन का ध्यान रखना निहायत जरूरी है, अन्यथा किसी भी क्षण मेंशेविक गड्ढे में गिरने का खतरा हर समय मंडराता रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अपने देश व समाज की ठोस परिस्थिति के सूक्ष्म अध्ययन में पार्टी सक्षम हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस काम में बेहद कमजोर साबित हो रही थी। दूसरे देश की बेमेल परिस्थिति का नकल से बचने के लिहाज से चीनी कम्युनिस्टों की यह सलाह बेहद महत्वपूर्ण है। आपके देश की परिस्थितियां बढ़ते क्रांतिकारी उभार के बावजूद अब भी हमारे देश की परिस्थितियों से मेल नहीं खा रही है। आपको क्रांतिकारी आंदोलन की व्यापकता और गहराई का, वर्ग शक्तियों के विभेदीकरण के स्तर का, कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति और प्रभाव का सही आकलन अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि इस आधार पर आप लोग कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी विश्व कांग्रेस के निर्णयों की रोशनी में अपने ठोस कार्यनीतिक कार्यभारों के बारे में निर्णय ले सके। ये दिशा निर्देश भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन को विस्तार देने और वर्गीय राजनीति की गुणवत्ता बरकरार रखने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन देश की तत्कालीन परिस्थिति में इन्हें ठीक ढंग से लागू कर देना चुनौती भरा काम था। सभी बिखरे ग्रुपों को इकट्ठा कर अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने जैसा कार्यभार को पूरा करने के लिए दिसंबर 1933 में
कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अस्थायी केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ, जिसके महासचिव गंगाधर अधिकारी चुने गए। इसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंबई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पारित किया था, जो कमिंटर्न की पत्रिका इनप्रेकर में प्रकाशित हुआ था। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं: साम्राज्यवाद व क्रांति के बारे में विभिन्न वर्गों का रुख, राजाओं एवं जमींदारों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, उन्हें किसानों व अपनी प्रजा के शोषण के अधिकार हैं, लिहाजा वे लगभग सब के सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्ष में हैं। उनके परजीवी अस्तित्व की यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के प्रभुत्व से जुड़ी है। अतः ये वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सर्वाधिक स्थिर व भरोसेमंद संशयकारी है। भारतीय पूंजीवाद के ढुलमुल चरित्र के आर्थिक आधार का विश्लेषण उन्होंने इन शब्दों में किया था: देश के शोषण में महत्वपूर्ण हिस्सा पाने की भारतीय पूंजीपति वर्ग की आकांक्षा इसकी साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका का आधार है। दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग के बतौर इसकी भूमिकाएं और बड़े भूस्वामियों व महाजनों के हितों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को असंगठित करने व इसमें तोड़फोड़ करने वाली इसकी प्रतिक्रांतिकारी ताकत के आधार है। यह विलक्षण विश्लेषण है, लेकिन इससे जुड़ी एक बात उनकी नजर से ओझल हो गई है। भारतीय पूंजीपति की उत्पत्ति ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पूंजी और प्रौद्योगिकी के सहारे हुई है, और यह उसके प्रतिक्रियावादी चरित्र का सबसे बड़ा आधार है। कांग्रेस के भीतर की खेमाबंदी पर इस दस्तावेज ने इस तरह टिप्पणी की थी: यह कहना गलत है कि कांग्रेस के भीतर का नेतृत्व निम्न पूंजीवादी है, अथवा यह कि 1930 से 31 की अवधि के दौरान निम्न पूंजीवादियों के हाथों में चला गया था। यह गलत धारणाएं रायवादी किस्म के वाम सुधारवाद की ओर अथवा कांग्रेस एवं रायवादियों की आलोचना के अवसरवादी सुर के नजदीक चली जाती है। गांधीवाद के बारे में दस्तावेज कहता है: गांधीवाद निम्न पूंजीवादी दर्शन नहीं है, यह राष्ट्रवादी पूंजीपति वर्ग की क्रांति विरोधी विचारधारा है तथा यह उसके कार्यक्रम व कार्यनीतियों के आधार का निर्माण करता है। इस दस्तावेज के अनुसार कांग्रेस का वामपंथी खेमा मजदूर आंदोलन के भीतर प्रेक्षण चौकी यानी भेदिए का काम करता है। अगर गांधीवाद को पूंजीवादी कांग्रेस खेमे का दक्षिण पक्ष माना जा सकता है, तो वाम सुधारवाद को उसी खेमे का वामपंथी पक्ष अवश्य माना जाना चाहिए। इस खेमे के सबसे मुखर प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू थे। मजदूर वर्ग के भीतर एमएन रॉय की विश्वसनीयता नेहरू से कई गुना ज्यादा थी, और इसका उपयोग क्रांतिकारी खेमे को भीतर से तोड़ने के लिए करने लगे थे। इस दृष्टि से वे इस प्रचार में लगे थे कि प्रतिक्रांतिकारी पूंजीपति वर्ग ने कांग्रेस छोड़ दी है और निम्न पूंजीपति वर्ग उस पर कब्जा जमा चुका है। निम्न पूंजीपति और किसान ही आबादी का वह हिस्सा होते हैं जो क्रांति प्रतिक्रांति के बीच जीत हार का फैसला करते हैं, लेकिन इतिहास में इन्होंने कभी स्वतंत्र भूमिका नहीं निभाई है। इस आधार पर दस्तावेज का निष्कर्ष था कि यह वर्ग राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के ढूंढछल्ले में बदलेगा या क्रांतिकारी मजदूर वर्ग के प्रभाव के तहत क्रांतिकारी साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे में शामिल हो जाएगा। किसान समुदाय के बीच से क्रांति के आधार की पहचान उन्होंने इन शब्दों में की थी: किसान समुदाय की विशाल बहुसंख्या उन गरीब व मध्यम किसानों की है जो मजदूर नहीं लगते हैं। इस निम्न तबके के हित बड़े जमींदारों, महाजनों, व्यापारियों आदि के हितों के सीधे तौर पर विरोधी हैं। किसान समुदाय का यही वह हिस्सा है जो क्रांतिकारी ऊर्जा का विशाल भंडार है। जाहिर है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और क्रांति में विभिन्न वर्गों की भूमिका का यह सुंदर और सटीक विश्लेषण कमिंटर्न के प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम था, लेकिन मजदूर वर्ग की भूमिका तय करने में पार्टी किसी न किसी रूप में नियतिवाद से प्रभावित दिखाई पड़ती है। उनका दस्तावेज मानता है कि मजदूर वर्ग सर्वाधिक दृढ़ क्रांतिकारी वर्ग है। साम्राज्यवाद विरोधी क्रांतिकारी संघर्ष में उसका प्रभुत्व स्थापित होना नियत है, लेकिन अगली ही पंक्ति में हम इसके विपरीत वक्तव्य पाते हैं। मजदूर वर्ग की इस नियति को स्वतःस्फूर्त रूप से या अपने आप प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सर्वहारा को सर्वाधिक अगुवा व वर्ग सचेत तत्वों की ओर सचेतन प्रयास की जरूरत है। दूसरी बात यह स्थापित करती है कि किसी समाज में न तो क्रांति नियत होती है और न किसी संघर्ष में मजदूर वर्ग का नेतृत्व नियत होता है। इसका होना या ना होना उस समाज की ऐतिहासिक और तत्कालिक विकास की अंतःक्रिया की अत्यंत जटिल प्रक्रिया से निर्धारित होता है, और ये प्रक्रियाएं अदृश्य धागों से एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्रांति बच्चों का खेल बनकर रह जाती। आगे के विवरण में हम देखेंगे कि नियत मानने की यह कमजोरी, जो यहाँ छोटी बात प्रतीत होती है, मजदूर वर्ग के राजनीतिक आंदोलन पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। अब हम उस बुनियादी कमजोरी की ओर ध्यान दें जिसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने क्रांतिकारी दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाई। इस संदर्भ में यह भी देख लेना होगा कि तत्कालीन नेतागण रूसी क्रांति से सीखने का दावा शब्दों में चाहे जितना कर रहे थे, उन्हें व्यवहार में उतार पाने की सांगठनिक क्षमता का विकास वे नहीं कर पाए थे। इसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि पार्टी के पास भारतीय क्रांति की अलग अलग मंजिलों के कार्यक्रम स्पष्ट नहीं थे। रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की दूसरी कांग्रेस में बोल्शेविक मेंशेविक खेमेबंदी के बाद बोल्शेविकों के पास रूसी क्रांति का एक मुकम्मल कार्यक्रम मौजूद था। वे यह भी समझते थे कि उनकी क्रांति यूरोप की क्रांति से भिन्न राह अपनाएगी और वह विश्व सर्वहारा को राह दिखाएगी। उन्हें अपनी क्रांति की दो मंजिलों और उनके बीच अंतर संबंध की स्पष्ट समझ थी। इतना ही नहीं, राजनीतिक विकास की हर मंजिल पर रूस की खास परिस्थिति में मार्क्सवाद की सैद्धांतिक व्याख्या से लेकर तद अनुरूप रणनीतिक व कार्यनीतिक बदलाव की व्याख्या से कार्यकर्ताओं को अवगत कराने का काम नेतृत्व ने बखूबी संभाला था। इसके विपरीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पास सिद्धांत और राजनीति के नाम पर कमिंटर्न कुछ धरोहर से प्राप्त दिशा निर्देश थे। वे दिशा निर्देश भारत की धरती पर व्यवहार में कैसे उतारे जाएंगे, इसकी स्पष्ट समझ नहीं थी। उदाहरण के तौर पर देखें तो वे यह समझते थे कि खुला और गुप्त दोनों का समन्वय जरूरी है। वे यह भी समझते थे कि पार्टी के अलग अस्तित्व और कांग्रेस प्लेटफॉर्म के उपयोग की दोहरी नीति जरूरी है। लेकिन ये नीतियां लागू कैसे होंगी, उसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे, आदि जैसे मामले कम से कम 1933 तक नहीं तय हो पा रहे थे। यह कमजोरी सिद्धांत को व्यवहार में बदलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही थी।